हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों ये जो चैप्टर है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके पूरे इंजीनियरिंग करियर में इसका कंसेप्ट आपको काम पे लगने वाला है। दैट इज़ वाई हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से एंड सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग डायमेंशनली, ठीक है, डायमेंशन के ऊपर बेस करके बॉडीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो हमें कितने तरह के बॉडीज़ मिल जाएगा। हमें डेफिनेटली 3 तरह के बॉडीज़ मिल जाता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ बॉडीज बेस्ड ऑन डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन के ऊपर बेस करके हमें कितने तरह के बॉडी मिल जाता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ये सभी कंसेप्ट आप लोगों को पता है पहले से। तो 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो सभी ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है। एक ही डायमेंशन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन के पास मेजरमेंट करने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका लेंथ होता है। ओके, तो लेंथ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बहुत ही पतला सा रस्सी या फिर बहुत ही पतला सा कोई तार ले लीजिए। ओके, तो उसके पास भी क्या होता है, सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, उसका लेंथ, क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है। दैट इज़ वाई हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं एंड सिर्फ और सिर्फ उसका लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। अभी बात करेंगे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो जितने भी सरफेस होते हैं, जितने भी तल होते हैं, जितने भी प्लेन्स होते हैं या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, वो सभी आपका क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि जितने भी प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर्स, ओके, सरफेसेस हो गया, जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर्स, ये सभी क्या है, आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर के पास 2 डायमेंशन होता है, एक तो इस तरफ, एक इस तरफ। ठीक है, दूसरा लेंगे एक रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, इसके पास भी 2 डायमेंशन है। अगर एक ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल के पास भी 2 डायमेंशन है, एक तो आपका बेस, दूसरा हाइट। ठीक है, वैसे ही पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम हो गया ये, देन उसके बाद सर्कल, ये सभी आपका एग्जाम्पल हो गया प्लेन फिगर्स का, सरफेस का या फिर जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर्स का। इन सभी के पास 2 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशन के सहारे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 2 डायमेंशन, इसका अगर 2 डायमेंशन लेंगे, ये साइड दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सरफेस को हम लोग जनरली एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस सरफेस का कितना एरिया है। तो एरिया निकालने के लिए आपको 2 डायमेंशन चाहिए। तो दिस ऑल आर द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। एंड बात करते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पास 3 डायमेंशन होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके पास 3 डायमेंशन होते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका एक मैं क्यूबॉइड ले रहा हूँ, एक बक्सा, ठीक है, दूसरा एक ईंट लेता हूँ, तो ये भी आपका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ एक सिलेंडर की, तो सिलेंडर भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है, वैसे आपका एक कोन आ गया, दिस इज द कोन। एक और एग्जांपल पिरामिड हो गया जैसे, तो पिरामिड भी क्या होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये सभी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उसके पास 3 डायमेंशन होते हैं एंड उसको हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना तो आप सभी लोगों को पता है। अभी यहाँ से आता है आपका क्या, सेंट्रोइड एंड सीजी का कंसेप्ट। देखो, अगर किसी इंजीनियरिंग काम के लिए, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या फिर साइंटिफिक पर्पस या फिर कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हमें अगर इन सभी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा, मतलब एक पॉइंट से हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग तब लाएंगे सेंट्रोइड एंड सीजी का कंसेप्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस पूरे लेंथ को हमें एक पॉइंट से दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंट्रोइड निकालेंगे। ओके, एक पॉइंट के रेफरेंस से हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पे इस पूरा सरफेस को अगर हम लोग एक पॉइंट से दिखाना चाहेंगे तो वहाँ पे हम लोग सेंट्रोइड का कंसेप्ट लाएंगे। ओके, सभी सरफेस के लिए हम लोग अगर इसको पॉइंट पे दिखाना चाहते हैं तो सेंट्रोइड का कंसेप्ट आएगा। वैसे ही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉइंट के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो हमें लाना होगा यहाँ पे सीजी का कंसेप्ट।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट। ये बात आप याद रखिएगा, जो भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं एंड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रोइड का कंसेप्ट, ठीक है। एंड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंट्रोइड क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सेंट्रोइड को डिस्कस करेंगे, सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है किसी भी फिगर का, तो वो हम लोग आज सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो इतना तो आप लोगों को हो गया है। आप लोगों को याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वन डायमेंशनल है या फिर टू डायमेंशनल है, तो उसको पॉइंट से, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेंट्रोइड का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। एंड अगर ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में, सेंट्रोइड क्या होता है, अभी आएगा मज़ा, ठीक है। इतना तो मुझे बताना था, बस मैंने इतना बता दिया। आप लोगों को याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत काम का चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सेंट्रोइड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, कौन कौन के लिए हम लोग सीजी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक ड्राम है, ड्राम को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम लोग सीजी यूज़ करेंगे या फिर सेंट्रोइड यूज़ करेंगे। तो आपको बताना है कि ड्राम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट लाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, चलो बात करते हैं सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड देखो, अगर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइन है आपका, ठीक है, ये पूरा लाइन है, तो क्या है कि इस लाइन को हमें सिर्फ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक है, इसका हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे। अब कौन से पर्पस के लिए हम लोग सेंट्रोइड यूज़ करते हैं या फिर सीजी का कंसेप्ट निकालते हैं, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्यों हम लोग सीजी का या फिर सेंट्रोइड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, दिस इज़ द रॉड। ओके, आपको कहा गया है कि इस रॉड को एक रस्सी से बांधो एंड इसको इस तरह से लटका के रखो ताकि ये बैलेंस पे रहे, कोई भी एंड जो है, कोई भी सिरा जो है वो नीचे की तरफ ना आए या फिर ऊपर की तरफ ना जाए, बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे सेंट्रोइड या फिर सीजी निकालना है। इसका सीजी लगभग आपका मिडिल पे आएगा। ओके, तो इस मिडिल पे अगर आप लोग एक रस्सी बांधेंगे, अभी यहाँ पे एक रस्सी बांधेंगे इस पॉइंट पे एंड इसको ऐसे लटका देंगे, तो ये बिल्कुल आपका बैलेंस पे रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इस पॉइंट के अलावा दूसरे किसी पॉइंट पे, दूसरे किसी जगह पे रस्सी को बांध के इसको लटकाते, तो ये आपका क्या हो जाता, ये झुक जाता या फिर ये झुक जाता। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने रस्सी को यहाँ पे बांधे हैं, केस नंबर वन, ठीक है, तो क्या होगा, इधर ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा एंड ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये बैलेंस पे नहीं रहेगा। ओके, एंड अगर हम लोग इस तरफ बांधते रस्सी को, तो ये नीचे की तरफ चला आता, ये ऊपर की तरफ चला जाता, फिर भी ये आपका बैलेंस पे नहीं रहता। ओके, एंड इसका बहुत ही कॉमन सा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है जो मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दुकानदार जो यूज़ करते हैं चीज़ों को मापने के लिए, ठीक है, वो आपका होता है इसी कंसेप्ट से। जैसे ये आपका मेजरमेंट स्केल जो होता है, ठीक है, इस तरह सा स्केल होता है मेजरमेंट का। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका सीजी में रखा जाता है, जो हैंडल रखा जाता है इसको पकड़ने के लिए, वो बिल्कुल सीजी में रखा जाता है इस लाइन का। ओके, ठीक है ना। चलो, तो अभी हम लोग सेंट्रोइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने तो ये पर्पस बता दिया आपको, एक प्रैक्टिकल एग्जाम बता दिया ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सके, ठीक है। नहीं तो फिर खाली खाली आप पूछेंगे सीजी या फिर सेंट्रोइड का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया। अभी हम लोग देखेंगे सेंट्रोइड का कंसेप्ट। तो सेंट्रोइड क्या है दोस्तों, सेंट्रोइड एक सिंगल पॉइंट है, सेंट्रोइड एक सिंगल पॉइंट है जिस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पूरे लेंथ को, ठीक है, पूरा लेंथ को, एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का पूरा लेंथ को हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आपका क्या हो सकता है, पूरा एरिया को हम लोग एक ही पॉइंट पे क्या कंसंट्रेटेड मान के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो वाला पॉइंट हो गया आपका सेंट्रोइड, ठीक है। जैसे कि ये आपका एक शेप हो गया, दिस इज़ द जियोमेट्रिकल शेप। ओके, इसका क्या एरिया क्या रहेगा, एल बी, तो इसका पूरा एरिया रहेगा क्या आपका L इंटू बी। ओके, ये आपका पूरा एरिया निकल गया इस सरफेस का। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे एरिया को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग मान लेंगे दिस इज़ द पॉइंट व्हेयर, जहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया कंसंट्रेटेड है, ठीक है,
पूरा एरिया जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे सीमित है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंट्रोइड। तो जिस पॉइंट के थ्रू आप पूरा लेंथ को या फिर पूरा एरिया को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं, वही पॉइंट हो जाएगा आपका सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का डेफिनेशन लिखेंगे, सेंट्रोइड कैन बी डिफाइंड एज द, सेंट्रोइड कैन बी डिफाइंड as the point, centroid can be defined as the point where the entire length, where the entire length of a line or curve। ठीक है, अभी कर्व का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक लाइन का पूरा लेंथ को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है, या फिर एक कर्व का पूरा जो है हम लोग, एक कर्व का जो पूरा लेंथ है उसको एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सेंट्रोइड कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द एंटायर लेंथ ऑफ अ लाइन और कर्व और एरिया ऑफ सरफेस, और एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अब डेफिनेशन ठीक तरह से लिखिएगा, ओके। तो क्या है, एरिया ऑफ सरफेस और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट, एक पॉइंट जो जहाँ पे हम लोग किसी लाइन का या फिर किसी कर्व का पूरा लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मान सकते हैं कि पूरा लेंथ जो है कर्व का या फिर लाइन का वो उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, उसी पॉइंट पे सीमित है, या फिर एक पूरे सरफेस का जो जितना भी एरिया है उसी पॉइंट पे सीमित है, या फिर किसी एक बॉडी का जो वॉल्यूम है उसी पॉइंट पे सीमित है, ऐसा मान सकते हैं। तो वो वाला पॉइंट हो जाएगा आपका सेंट्रोइड। अब यहाँ पे आ गया है आपका, देखो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी किसका आता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का आता है, लेकिन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सेंट्रोइड का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपका, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग CG का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो CG का कंसेप्ट हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे पूरा वेट का बात आ रहा है, ठीक है, वेट का बात आएगा, वहीं पे हम लोग CG का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बाकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेंट्रोइड का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर पूरा मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेंट्रोइड का ही इस्तेमाल करते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए भी। लेकिन अगर वेट की बात आता है तो वहाँ पे हम लोग CG निकालेंगे, ओके। वैसे देखा जाए तो सेंट्रोइड एंड CG एक ही चीज़ है, एक ही पॉइंट होता है, ओके। सिर्फ वो आपका 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल के लिए अलग अलग टर्म्स है, उसको हम लोग सीखते हैं, लेकिन पॉइंट आपका एक ही होता है, जहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि पूरा एरिया कंसंट्रेटेड है, एंड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम कंसंट्रेटेड है, पूरा मास कंसंट्रेटेड है, एक लाइन का पूरा लेंथ कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड या फिर CG कहेंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो यह आपका सेंट्रोइड हो गया। देन हम लोग अभी क्या करेंगे, सेंट्रोइड जो है दोस्तों, सेंट्रोइड को हम लोग जनरली C से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड ऑफ अ बॉडी और फिगर इज डेनोटेड बाय C से हम लोग इसको डेनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंट्रोइड, क्या क्या मेथड है जिसके सारे हम लोग सेंट्रोइड को फाइंड कर सकते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंट्रोइड, ओके। तो वैसे तो 3 मेथड है सेंट्रोइड फाइंड करने का। एक आपका आता है बाय जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन, ठीक है, जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन। दूसरा आता है आपका बाय इंटीग्रेशन, बाय आता है आपका बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड तीसरा मेथड आता है समेशन, मेथड ऑफ समेशन। मेथड ऑफ
समेशन, अच्छा ठीक तरह से लिखता हूँ, मेथड ऑफ समेशन। ओके, ये 3 मेथड है जिसके सहारे हम लोग सेंट्रोइड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड आपको थोड़ा बहुत सीखना है। और फिलहाल आपको मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको मैथमेटिकल सवाल जो है पूछा जाएगा। ओके, बाकी 2 मेथड आपको सिर्फ याद रखना है। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इन 2 मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 2 मेथड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे एंड यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो तो मैं फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन, पहला वाला मेथड। ओके, तो फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन मैंने बहुत छोटा लिखा यहाँ पे, तो बता देता हूँ। मेथड ऑफ जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन, पहला वाला मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो सिंपल जियोमेट्रिकल फिगर होते हैं, ठीक है, जो सिंपल जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब देख के ही हम लोग क्या निकालते हैं, उसका सेंट्रोइड निकालते हैं। तो इन दिस मैथड centroid of common and simple geometrical figures या फिर shapes can be found by visual inspection। ठीक है, सिर्फ देख के ही हम लोग इसका निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपका क्या आ गया, एक लाइन आ गया, दिस इज अ लाइन। ठीक है, तो इस लाइन का जो सेंट्रोइड रहेगा वो इसके मिडिल पे रहेगा, इस लाइन का जो सेंट्रोइड रहेगा वो इसके मिडिल पे रहेगा। मान लेते हैं इसका लेंथ है l। ठीक है, तो हम लोग इसको देख के ही बता सकते हैं जो इसका सेंट्रोइड है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो l/2 आधे डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब मिडिल पे रहेगा। दोनों तरफ क्या रहेगा, आधा आधा डिस्टेंस रहेगा एंड जो सेंट्रोइड है वो मिडिल पे रहेगा। ओके, ठीक है ना। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोले तो एक ऐसा लाइन इसके थ्रू जाएगा जिसके दोनों साइड क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि आपका एक लाइन आ गया, बिल्कुल मिडिल बराबर अगर हम लोग एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ये आपका एक एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के दोनों साइड देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस लाइन के दोनों ही पार्ट देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन ये हो गया आपका, ठीक है ना, एक लाइन आपका ये हो गया। इस लाइन के इस पार देखो, दोनों ही आपका क्या है, सिमेट्री है, दोनों साइड सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये भी आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। एंड और भी एक्सिस हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस कोने से इस डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इस एक्सिस के दोनों साइड देखिए, ये भी आपका सिमेट्री है, दोनों साइड। इस साइड का देखिए, तो इस एक्सिस के दोनों साइड क्या है, आपका सिमेट्री है। तो वो सभी फिगर जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, वो सभी फिगर जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उसका जो सेंट्रोइड रहता है वो इन सभी एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रहता है, जहाँ पे सभी एक्सिस अपने आप को क्या करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है। दैट्स मीन दिस इज द पॉइंट। ओके, तो इसका जो सेंट्रोइड रहेगा वो सी रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे मेजर करने के बाद, मान लेते हैं ये पूरा लेंथ जो है आपका b है, ठीक है, दिस इज द b, तो ये आपका कितने डिस्टेंस पे रहेगा, b/2 में, मतलब b के हाफ में रहेगा। अगर हम लोग इसको पूरा d मान लेते हैं, ये जो पूरा लेंथ है ये आपका d है, तो ये कितना पे रहेगा, CG d/2 पे रहेगा, इसका आधा में रहेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने कैसे निकाले हैं, जस्ट बाय इंस्पेक्शन। ठीक है,
सिर्फ हम लोग इसको देख के हम लोग जियोमेट्रिकल इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो हम लोग कंसिडर करके इसका CG ऐसे ही निकाल लिए हैं, ठीक है। वैसे ही एक तीसरा फिगर लेते हैं। एक आपका रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल का भी 2 या 2 से ज़्यादा क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दो तो हमें डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस एक्सिस के इस पार उस पार देखेंगे तो सिमेट्री, इस एक्सिस के इस पार देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ द CG ऑफ दिस रेक्टेंगल ऑफ दिस फिगर। ओके, ठीक है। अभी देखो, अभी तीसरा एग्जांपल लेते हैं सर्कल का। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग सर्कल का। दिस इज द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का कहाँ पे रहेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, हम लोग कोई बहुत सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ 2 लेना है। सर्कल के एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत सारे हैं, कोई भी एक ऐसे कर लीजिए आप। ओके, तो सभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो सेंटर पॉइंट होगा, जहाँ पे सभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका इंटरसेक्ट करेगा, वही होता है उसका सेंटर ऑफ सेंट्रोइड। ओके, वही होता है इस फिगर का सेंट्रोइड। एंड सेंट्रोइड अगर इस सर्कल का डायमीटर D है तो सेंट्रोइड जो रहेगा वो D/2 में रहेगा किसी एक साइड से, ठीक है। इधर से भी हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे D/2 रहेगा। ओके, अगर इसका डायमीटर D है तो हो गया, काम हो गया इसका। चलो, अब हम लोग अगर ऐसे निकालेंगे और किसी फिगर का, जैसे कि ट्राइंगल का निकालते हैं, ऐसे हम लोग एक आइसोसेल्स ट्राइंगल लेते हैं, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तीनों साइड इसका इक्वल है, तो इसके लिए क्या है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपका एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, एंड तीसरा सिमेट्री एक्सिस ये है, ठीक है। इस एक्सिस के दोनों पार्ट देखिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम चीज़ देखने को मिलेगा। इस एक्सिस के दोनों साइड देखिए तो आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। इस एक्सिस के आप दोनों साइड देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा। ये तीनों एक्सिस जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, दिस इज़ द सेंट्रोइड, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही सिंपल फिगर है। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको काम पे लगाते हुए हम लोगों को डिफ़िकल्ट या फिर कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकालना होता है, यही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्ट तो हमें चाहिए डेफिनेटली, इसके अलावा हम लोग आगे जाके नहीं कर पाएंगे कोई भी सॉल्व, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ फिगर मैंने दिखा दिए हैं। पैरेललोग्राम की आप निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम का भी निकाल सकते हैं। ओके, पैरेललोग्राम का भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ऐसे एक सिमेट्री, दूसरा ये सिमेट्री है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ द सेंट्रोइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, अभी देखो, अभी एक और चीज़ है कि जिसके पास सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उस फिगर के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं। इन सभी के पास क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री रही तो फिर कैसे निकालेंगे उसका सेंट्रोइड। तो उसके लिए भी मैं दिखाता हूँ। चलो, ये फिगर को मैं इरेज कर देता हूँ। फिलहाल ये सभी आप लोगों ने अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो बेहतर, ये सभी आपको याद रखना है। ओके, ये चुटकी में आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन सभी का कंसेप्ट जो है आपको काम पे लगेगा। दैट इज़ वाई इन सभी चीज़ों को बिल्कुल दिमाग पे सेव कर लीजिए, ताकि चुटकी में ये सारी चीज़ें जो है आपको याद आ जाए। ओके, चलो, तो अभी मैं कुछ जियोमेट्रिकल फिगर दिखाऊंगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे कि ये आपका सेमी सर्कल हो गया, दिस इज़ द सेमी सर्कल। तो इसके पास एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगा, वो भी कौन सा, दिस वन। ओके, इसके 2 पार्ट देखिए तो ये आपको सिमेट्रिक लगेगा। ओके, ठीक है ना, इसके 2 पार्ट देखिए, इसको आपको सिमेट्रिक लगेगा। ऐसे ही अगर हम लोग आइसोसेल ट्रायंगल लेंगे, मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल लेते हैं आइसोसेल, जिसका 2 साइड इक्वल है, तीसरा साइड थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर कम है। ओके, ये आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। एंड अगर हम लोग ऐसे ट्रापीजियम लेंगे तो इन सभी फिगर के पास सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक ही लाइन है जिसके 2 साइड आपको सेम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस केस में सेंट्रोइड का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम लोग ये तो बता सकते हैं कि ये जो इसका जो सेंट्रोइड रहेगा वो इसी लाइन में से किसी एक जगह पे रहेगा। इतना हम लोग बता सकते हैं जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन के सहारे। ओके, इसका पूरा जो आपका सेंट्रोइड रहेगा इस पूरा फिगर का, वो इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कहीं ना कहीं लाई करेगा, मतलब वो अभी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन इसी लाइन पे रहेगा। वैसे ही इसका
जो सेंट्रोइड है हम लोग ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसका जो सेंट्रोइड है वो इसी लाइन में से किसी एक पॉइंट पे रहेगा। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, लेकिन इस लाइन पे रहेगा। सेम एग्जैक्टली हम लोग इसका भी बता सकते हैं कि कहाँ पे किस लाइन पे रहेगा, वो आपका इसी लाइन में से किसी एक पॉइंट पे रहेगा। ये हम लोग डेफिनेटली बता सकते हैं। जिस 2 डायमेंशनल फिगर का सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर 2 है या फिर 2 से ज़्यादा है तो हम लोग एग्जैक्टली पॉइंट बता देंगे कि वो यहाँ पे है सेंट्रोइड इसका। ओके, मतलब उस पॉइंट के सारे हम लोग पूरा फिगर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर पूरा फिगर का जो एरिया है वो उसी पॉइंट पे आपका कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब ये तो पहला मेथड हो गया। पहले मेथड के सारे हम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जितने सभी फिगर का दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसका हम लोग इसी मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन जिस फिगर के पास एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसका नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेथड पे चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको कुछ फिगर का जो सेंट्रोइड है उसका पोजीशन आपको याद रखना है। ओके, इस मेथड का आपको पूरा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा फिगर दिखा देता हूँ। This method is applicable this method is applicable for simple geometrical figures। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि हम लोगों ने पहले ही मेथड में ये बता दिए थे कि जो रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो मिडिल पे होता है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के पास 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, सॉरी, चलो फिगर को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका स्क्वायर जैसा हो गया है, तो इसको मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ अभी। तो ये रेक्टेंगल है मान लेते हैं। ओके, तो इसके पास 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, ऐसे 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो हम लोगों ने पहले ही मेथड में बता दिए हैं कि ये बिल्कुल मिडिल पे लाई करेगा। ये बिल्कुल आपका कहाँ पे लाई करेगा, दिस इज अब मिडिल पे लाई करेगा। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा बता दिए थे पहले ही मेथड में। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सेकंड मेथड से निकाल के देखते हैं। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। पूरा सा डेरिवेशन आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डेरिवेशन दिखा देता हूँ एंड किस तरह से हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन मेथड के सहारे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ द फिगर। ठीक है, तो आपका ये हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया लेने वाला हूँ, छोटा सा एरिया, बिल्कुल ये वाला एरिया ले रहा हूँ, एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, ये छोटा सा एरिया है। ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है, जिसका ये आपका ब्रेथ क्या है, dy। ओके, ठीक है, एंड आपका ये क्या है, इसका जो पूरा लेंथ है दैट इज़, इसको मान लेते हैं हम लोग b एंड इसका डेप्थ जो है वो हम लोग मान लेते हैं d। तो ये छोटा सा हम लोगों ने लिए हैं एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ y। ओके, ठीक है ना, तो हम लोगों ने इतना सा लिए हैं। तो देखो, सो लेट मान लेते हैं एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप इज dA। बहुत ही छोटा सा एरिया है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा। लेंथ आपका b है एंड ब्रेथ आपका है dy। तो ये हो गया इसका एरिया। ओके, अब हम लोग अगर मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे अबाउट x एक्सिस। ओके, अगर हम लोग मोमेंट निकालेंगे इसका अबाउट x एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप अबाउट OX। ठीक है, मतलब x एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, हमें सबसे पहले तो लेना होगा इसका एरिया dA इंटू क्या होगा, y होगा, क्योंकि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो ये है। ओके, मैंने आपको मोमेंट निकालना सिखाया था,
तो मोमेंट में हम लोग वहाँ पे निकाले थे फोर्स का मोमेंट, लेकिन यहाँ पे हम लोग एरिया का कंसेप्ट लाएंगे। एरिया, इस एरिया का अगर मोमेंट हम लोग इसके सारे निकालते हैं तो इसका पूरा एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये हो गया y। ठीक है, तो ये आपका इस एरिया का मोमेंट निकल गया इस एक्सिस के सहारे। ओके, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। डी ए हम लोग जानते हैं b इंटू डी वाई इंटू वाई, तो b इंटू वाई इंटू डी वाई लेते हैं। ओके, अब हमें इसी के सहारे जो है पूरा एरिया का निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पूरा एरिया का हम लोग अगर मोमेंट ऑफ एरिया निकालना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने सीखा होगा, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा चीज़ को, एक बहुत ही लार्ज चीज़ है, ठीक है, उसको हम लोग सिंपल, उससे हम लोग पूरा कंसीडर करके छोटा सा पार्ट का हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग छोटे से पार्ट से बड़े से पार्ट का कुछ भी निकालना चाहते हैं, कोई पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों ही ऑपोजिट मेथड है। ठीक है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों ही ऑपोजिट मेथड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ होल एरिया। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट क्या रहेगा, डी का वैल्यू देखो 0 से लेके डी तक, तो मिनिमम वैल्यू रहेगा 0, मैक्सिमम वैल्यू रहेगा d, एंड बाकी हम लोग कर देंगे बी वाई डी वाई। ओके, तो यहाँ से b को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ y इंटू डी वाई। ओके, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जो है कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, b तो रहेगा पहले से ही, एंड बाकी जो चीज़ है इसका हम लोग इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, एंड ये आएगा लिमिट इसका d। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। अभी अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है इसको सॉल्व करना। तो पहले हमें d का वैल्यू लगाना होता है, फिर y के जगह पे 0 लगाएंगे, तो डी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, दिख रहा है आपको, चलो नीचे ही लिख देता हूँ, b डी स्क्वायर बाई 2। ओके, तो पूरा एरिया का जो मोमेंट आया, एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया क्या आया, बी डी स्क्वायर बाई 2। ये आपका पूरा एरिया का मोमेंट आ गया है। ठीक है, पूरा एरिया का जो मोमेंट आ गया है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग एनालिटिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन के सारे इसका एरिया निकाल सकते हैं, बी इंटू डी इसका एरिया। ओके, एंड अगर मान लेते हैं हम लोग कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो कोई एक जगह पे लाई कर रहा है, इसी जगह पे लाई कर रहा है, एंड सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस है y बार। ठीक है ना, सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस क्या है, y बार है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे निकालेंगे मोमेंट ऑफ एरिया इजिकल टू क्या निकलेगा, पहले तो हमें एरिया लिखना है b इंटू डी, एंड उसके साथ मल्टीप्लाई होगा y बार, तो ये आ गया हमारा दूसरा। ओके, ये हम लोगों ने जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन के सारे निकाले हैं, एंड ये जो निकाले हैं हम लोगों ने मोमेंट ऑफ एरिया, ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन के मेथड से निकाले हैं। दोनों ही हम लोग सेम चीज़ निकाले हैं, मोमेंट ऑफ एरिया इसी पूरा एरिया का। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी डी वाई बार इजिकल टू बी डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो वाई बार इजिकल टू क्या रहेगा, वाई बार इजिकल टू बी डी स्क्वायर बाई 2 बी डी, तो बी कट जाएगा, डी कट जाएगा, तो सिर्फ रहेगा डी बाई 2। ओके, तो वाई बार क्या निकल गया दोस्तों, वाई बार इजिकल टू डी बाई 2। मतलब इसका जो सेंट्रॉइड है इस एक्सिस से डी बाई 2 डिस्टेंस पे है, मतलब इसका जो सेंट्रॉइड है वो डी बाई 2 डिस्टेंस पे है। एक एक्सिस से हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब इस एक्सिस से अगर निकालना चाहते हैं तो कितनी दूर पे है, तो वो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग जाएंगे। मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे हम लोग ओ वाई के अबाउट। ठीक है, तो वहाँ से हमें मिलेगा एक्स बार इजिकल टू बी बाई 2, मतलब यहाँ पे है बी बाई 2। ओके, बिल्कुल बीच पे है। ओके, बिल्कुल सेंटर पे है सेंट्रोइड। यहाँ से डी बाई 2 डिस्टेंस, इधर से बी बाई 2 डिस्टेंस, बिल्कुल सेंटर पे है। एंड हम लोगों ने जब मेथड नंबर 1 से निकाला था, मेथड नंबर 1 से जब हम लोगों ने इसका निकाला था तो भी हमें क्या मिला था,
d/2 एंड b/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के सहारे निकालते हैं। तो ये आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं कि कैसे निकाला जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ सिंपल फिगर के रिजल्ट देखेंगे कि सेंट्रोइड उसका कहाँ पे लाई करता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं जो आपको फिर से लिखाने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना है, पूरी ज़िंदगी के लिए आपको उसको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, सेकंड ईयर में जाएंगे, तो इसको फिर से नहीं सिखाया जाएगा, दोबारा नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ इसका यूज़ किया जाएगा, ओके। सिर्फ इसका एप्लीकेशन पार्ट आप लोग तब देखेंगे, इसको कैसे निकालते हैं इसको वहाँ पे सिखाया नहीं जाएगा। तो यही बेहतर रहेगा कि आप लोग यहाँ से बहुत ही बेहतर तरीके से इसको सीख ले। चलो तो एक एक करके फिगर लेता हूँ अभी मैं। पहला आपका क्या है, पहला एक स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का साइड क्या है आपका, दोनों ही, अच्छा दोनों ही साइड जो है वो एल है, ठीक है। स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, सेम होता है। तो एक्सिस अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ से ये आपका वाई है ओ से, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे रहेगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर बात करें हम लोग यहाँ से इस एक्सिस से कितनी दूर पे रहेगा, तो ये होगा आपका डेल्टा एक्स, एंड ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज डेल्टा वाई, हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस से कितनी दूर पे रहेगा वो है एक्स बार, ओके, एंड एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे सेंट्रोइड रहेगा उसको हम लोग वाई बार से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए एक्स बार होगा आपका l/2, इसका बिल्कुल सेंटर पे मिडिल पे, ठीक है, ये l/2 पे रहेगा, एंड इधर भी आपका l/2 पे रहेगा। तो y बार इज इक्वल टू ये भी आपका l/2 रहेगा, बिल्कुल सेंटर पे रहेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेंगे अभी एक रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, इसका ये b है, इसका ये d है, ठीक है। एंड एक्सिस हम लोग कौन सा ले रहे हैं, बिल्कुल लेफ्ट एंड बॉटम साइड, लेफ्ट एंड बॉटम साइड, ओके। तो कितना डिस्टेंस पे रहेगा, b/2 पे रहेगा इधर, एंड इधर रहेगा आपका d/2। मतलब क्या है कि x बार इज इक्वल टू b/2 एंड y बार इज इक्वल टू d/2, ओके। याद रखना होगा आपको ये सारी चीज़ें। चलो अभी अब क्या है, एक ट्राइंगल का लेते हैं, यहाँ पे जगह होगा तो इसको हम लोग लेते हैं ट्राइंगल। अभी पहले तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। यहाँ पे आपका एक्सिस है, दोनों एक्सिस x एंड दिस इज y एक्सिस। तो इसका जो सेंट्रोइड रहेगा वो कहाँ पे रहेगा बोलो, x बार रहेगा आपका, अच्छा मैं यहाँ पे आपको इसका डायमेंशन नहीं दिया, b एंड हाइट जो है वो आपका है h, ठीक है। इसका ये है बेस है b एंड हाइट है h। तो इसके लिए सेंट्रोइड कहाँ पे रहेगा, इसके लिए सेंट्रोइड रहेगा इसके 1/3 पे एंड इसका 1/3 पे, मतलब x बार रहेगा b/3 एंड y बार रहेगा h/3, ठीक है। याद रखिएगा कि कहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा। इतना डिस्टेंस क्या है b/3, इतना डिस्टेंस क्या है h/3, दिस इज द y बार एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज द x बार, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है कि कहाँ पे रहेगा, ओके। ये 3 फिगर हो गया। अभी हम लोग चौथे फिगर पे चले जाते हैं। चौथा फिगर क्या है, चौथा फिगर हम लोग लेंगे अभी आपका कोई एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका क्या है कि वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग निकालते हैं कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लेंगे, एक्सिस लेंगे, दिस इज द एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं दिस इज द वाई एक्सिस। तो इसका जो एक्स बार रहेगा वो किधर रहेगा एंड वाई बार जो है वो किधर रहेगा। वाई बार जो है, अगर इसका हाइट आपका h है तो फिर वाई बार आपका h/3 पे ही रहेगा, लेकिन ये किधर पे रहेगा, ओके। इसके लिए आपको फिर से इसका डायमेंशन जानना होगा, दिस इज द b, एंड यहाँ से अगर इसका हम लोग b डैश मानते हैं इतना, दिस इज द b डैश। तो इसका जो इक्वेशन है वो है आपका 2b माइनस b डैश 3, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
ये है एक्सेप्शनल केस। ओके चलो, अब इसके बाद हम लोग सर्किल का निकालते हैं, सर्किल, देन उसके बाद सेमी सर्किल निकालेंगे, क्वार्टर सर्किल निकालेंगे। ये सभी जो है आपको याद रखना है। अभी हम लोग ये चौथा ऑब्जेक्ट हो गया, पांचवा लेते हैं सर्किल का। दिस इज अ सर्किल, दिख रहा है आपको सर्किल? हाँ दिख रहा है। एंड यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, इसका एक्सिस लेते हैं और दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो इतना डिस्टेंस क्या रहेगा, इसका अगर डायमीटर डी है तो एक्स बार रहेगा आपका d/2 एंड y बार रहेगा d/2। ठीक है, इधर से भी d/2, इधर से भी d/2। अगर इसका डायमीटर d है तो, ठीक है, अगर इसका डायमीटर r है तो फिर r/2 होगा। ओके चलो, एंड अगर हम लोग इसी को एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ से एक्सिस को पास कराएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट से अगर हम लोग एक्सिस को पास कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके चलो, अभी सेमी सर्किल की बात करते हैं। सेमी सर्किल में क्या होता है, छठा ऑब्जेक्ट सेमी सर्किल, इसका तो हम लोगों ने क्या कहा था कि इसका सेंटर ऑफ इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1 है, तो इसी में ऐसे रहेगा। अगर इसका रेडियस ये पूरा आपका d है, ओके, तो इसका आधा हो जाएगा ये x बार इजिकल टू हमें मिल गया d/2, इसी एक्सिस पे रहेगा। अभी y बार कैसे निकालेंगे, y बार कैसे निकालेंगे, इसका y बार का फॉर्मूला है 4r/3π। ठीक है, 4r/3π। ओके 4r/3π। ठीक है, अभी एक और ऑब्जेक्ट रह गया है, एक और शेप रहेगा जिसको मैं इधर कराता हूँ। तो ये 1 नंबर था, अभी छठा हो गया, सातवां देख लेते हैं। सातवां क्या है, क्वार्टर सर्किल। क्वार्टर सर्किल कैसा होता है, ऐसा होता है, एक पार्ट, एक सर्कल को अगर हम लोग 4 भाग कर देते हैं तो एक भाग जो होगा वो क्वार्टर सर्किल होगा। दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। ओके, तो क्वार्टर सर्कल के लिए कहाँ पे होता है, ये अगर इसका रेडियस r है, दोनों तरफ r ही होगा, तो कुछ इस पॉइंट पे रहेगा एंड इस पॉइंट पे इसका x बार रहेगा 4r/3π। ठीक है, एंड y बार रहेगा आपका, ये भी रहेगा 4r/3π। ओके ठीक है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। चलो मैं फिर से शुरू से बता देता हूँ। आप चाहे जियोमेट्रिकल कंसिडरेशन से करें, सेंट्रोइड आपको एक ही पॉइंट मिलने वाला है, चाहे आप इंटीग्रेशन मेथड से करें फिर भी आपको एक ही पॉइंट मिलने वाला है। ओके, तो कोई एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन से फिगर के लिए सेंट्रोइड जो है वो कहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए, स्क्वायर के लिए सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है, बिल्कुल सेंटर पे, मतलब इस साइड से आधा डिस्टेंस, नीचे से भी आधा डिस्टेंस हो गया। अब इसका याद रखना है, इसका रेक्टेंगल का इस साइड से आधा डिस्टेंस पे रहेगा, इस साइड पे आधा डिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल सेंटर पे रहेगा। ओके, एंड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस साइड से 1/3 डिस्टेंस पे रहेगा, अगर ये b है तो b/3, एंड नीचे से भी वो 1/3 पे रहेगा, मतलब h/3। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये है आपका दूसरा ट्रायंगल जिसके पास साइड्स अलग अलग है एंड इसके पास कोई भी राइट एंगल नहीं है। तो इस तरह के ट्रायंगल का हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो ये चाहिए आपका, एक ये चाहिए आपका। ओके, एंड ये पूरा हाइट तो आपका h है, तो हाइट तो बिल्कुल सेम पे रहेगा, h/3 पे ही रहेगा, लेकिन ये आपका निकालना है कुछ इस तरह से 2b माइनस b डैश। b डैश ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे एंड वो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका x बार। अभी सेमी सर्किल की बात करते हैं। सेमी सर्किल में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 है, मतलब उसी पे लाई करेगा। तो ये तो हमें मिल गया पक्का कि ये आधा डिस्टेंस पे रहेगा, d/2 हो गया इसका, ये पूरा अगर d है तो d/2 में रहेगा। एंड y बार यहाँ से यहाँ हाइट कितने पे रहेगा, y बार क्या है, y बार अगर यहाँ पे है तो ये छोटा सा डिस्टेंस जो है y बार रहेगा 4r/3π। तो 3π यहाँ पे r एंड d में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आपका r अगर पूरा होता है r तो ये r/2 इसको दे देता हूँ। ठीक है, d से नहीं लिखेंगे, r से लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे एक सर्कल के लिए इसका अगर डायमीटर d है तो ये इस तरफ से d/2 में, इस तरफ से y इधर से भी d/2 में रहेगा। ओके, एंड बात करते हैं क्वार्टर सर्कल के बारे में। क्वार्टर सर्कल में क्या है कि अगर इसका रेडियस r है तो नीचे से 4r/3π एंड लेफ्ट साइड से भी 4r/3π, मतलब ये है x बार इसका, ठीक है, एंड ये है y बार। ओके दोस्तों, चलो तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ समेशन करने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग जनरली कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड निकालते हैं, तब जाके ये सभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखे हैं, ठीक है, ये सभी सेंट्रोइड का पोजीशन हम लोगों ने सीखे हैं, वहाँ पे काम पे लगने वाला है। तो
चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप अभी के लिए ये सभी चीज़ें याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, पूरा से एकदम चुटकी में याद आना चाहिए, इस तरह से रटिएगा, इस तरह से याद रखिएगा इसको। ओके ठीक है ना। चलो तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, 2-3 बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आपका ये याद हो जाएगा। ठीक, उतना भी मैंने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं समझाए हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ें समझाई हैं एक ही बार में, जनरली ये सब याद हो जाता है। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। चलो थैंक यू वेरी मच।